हेलो एवरीबॉडी। मैं आप सबके सामने में टेंस के अगले वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मैंने पिछले वीडियो में टेंस का पहला पोर्शन जो प्रेजेंट टेंस और उनके चारों भेद को मैंने डिस्कस किया था। आज मैं पास्ट टेंस और उनके चारों फॉर्म और फ्यूचर टेंस और उनके चारों फॉर्म को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। टेंस। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफिनेशन हम जो करेंगे वो सिंपल पास्ट टेंस का। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि पास्ट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, परिभाषा क्या होता है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इसका मतलब होता है कि व्हेन द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डिनोट्स व्हेन द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डिनोट्स एन एक्शन which takes place in past time or which took place in past time, we can say। कि जब सेंटेंस के भाव से पता चले कि कोई काम बीते समय में अनिश्चित रूप से हुआ हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस का परिभाषा ये हुआ कि जब वाक्य के क्रिया द्वारा दर्शाया जाए कि कोई काम बीते समय में अनिश्चित रूप से हुआ हो तो वाक्य के ऐसे क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं। तो अंग्रेजी में मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ। व्हेन द वर्ब ऑफ when the verb of a sentence denotes an action which took place in past time in an indefinite manner, comma, the verb is said to be in simple past tense। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि when the verb of a sentence denotes an action which took place in past time in an indefinite manner, the verb is said to be in simple past tense। इसको मैं हिंदी में ये कहूँ कि अगर वाक्य की क्रिया द्वारा पता चले कि कोई काम बीते समय में अनिश्चित रूप से हुआ हो तो वाक्य की इस क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं। एग्जाम्पल, I took a rest। I took rest और I took a rest अब फ्रेज है ये। I took a take rest फ्रेज है, इसलिए to take a rest होता है। तो I took यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। वर्ब का दूसरा फॉर्म, अब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो हो जाता she did not eat food। she did not eat food। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, V2 है ये भी, लेकिन मेन वर्ब का जो ये वर्ब का पहला फॉर्म लगा। जब हेल्पिंग वर्ब जब लग जाता है तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस की बात होगी। अब इसको अगर हम 4 अलग अलग फॉर्म में बांट के पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V2 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप।
विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए दे केम हियर, दे केम हियर, दे केम हियर, यू रैन अवे। अब यहाँ पर जो केम है वर्ब का दूसरा फॉर्म है, या रैन जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म है। केम वर्ब का दूसरा फॉर्म है और रैन वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट दे है और उसका मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और हियर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह है। यहाँ पर ये एडवर्ब है। यू रैन अवे, यहाँ पे अगेन यहाँ पर एडवर्ब आ गया। यू सब्जेक्ट है, रैन वर्ब का दूसरा फॉर्म है और अवे यहाँ पर एडवर्ब अगेन। अब यहाँ दूसरा देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है, सब स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस डिड। डिड आना जरूरी है, नॉट से पहले डिड लगेगा। नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा सेंटेंस के तौर पे आई डिड नॉट रन अ रेस। आई डिड नॉट रन अ रेस, आई सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है और नॉट एडवर्ब है। रन मेन वर्ब का पहला फॉर्म है, रन यहाँ मेन वर्ब का पहला फॉर्म। हमेशा याद रखने की बात यहाँ है कि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तब नॉट आता है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। बिना ऑब्जेक्ट के, मैं बार बार कहता हूँ, इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस पूरा होता है। चलिए, तो एक सेंटेंस मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया, और अगला सेंटेंस एक और। यू डिड नॉट कॉल मी। यू डिड नॉट कॉल मी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है डिड, और उसके बाद है कॉल वर्ब का पहला फॉर्म है। यहाँ पे कॉल वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये अब हमने देख लिया कि अब तक एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं इसको 4 फॉर्म में बात करके पढ़ता हूँ, हम सब पढ़ते हैं। और सबसे पहला हमने देख लिया कि एफर्मेटिव सेंटेंस था, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को हमने डिस्कस किया। और अब जो है, अब की बार मैं यस नो क्वेश्चन की बात करूँगा। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, यस नो क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड से स्टार्ट होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यस नो क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखेंगे, जिस टेंस का जो फॉर्म है उसके हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब अलग से बना हुआ है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में बनता है वो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। जो भी पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर बन जाएगा, तो डिड है। और ये चूंकि एक्टिव वॉइस में हम टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे हैं सब, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के तौर पर देखते हैं, डिड यू टेक कॉफी, डिड यू टेक कॉफी। डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और टेक मेन वर्ब का पहला फॉर्म है। डिड लग जाने के बाद, डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल, डिड वी ज्वाइन आर्मी।
क्या हम लोगों ने आर्मी ज्वाइन किया। एक बात जो मैं यहाँ बताना भूल गया था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जो हिंदी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जानने के लिए मैंने एक चीज़ बताना मुझे था जो मैं भूल गया, मैं आगे बता दे रहा हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस का जो पहचान हिंदी में बनता है कि हिंदी के वाक्य में क्या पहचान बनेगी, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए पे समाप्त होता है। आ, ई, ए के बाद था, थे, थी नहीं लगेगा। और जैसे वो पढ़ता था, वो जाती थी, वे लोग खेलते थे, तो ता, थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे पे लगा खत्म होता है। या फिर वो गया, वे लोग आए, वो लोग बोले, तो आ, ई, ए पे समाप्त होता है, उसके बाद था, थी, थे नहीं लगता है। अब यहाँ हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करें। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड। मैं डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में बता दूं, जिसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। ये 9 की संख्या में, 9 की तादाद में है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हुम, विच, हुज, ये सब है। तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डिड। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्वेश्चन का ये नियम है, जब भी क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो है डिड होता है, डिड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन का मार्क देना जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, पूरा हर चीज वाक्य का हर चीज सही है, तो फिर भी इसको गलत माना जाएगा, इस वाक्य को इनकरेक्ट माना जाएगा। तो when did you reach there, तुम वहां कब पहुंची, या तुम लोग वहां कब पहुंचे। when did you reach there। how did we play today। how did we play today, हम लोग आज कैसे खेले। तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का जो चारों अलग अलग सेंटेंस को हम लोग ने डिस्कस किया। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर यस नो क्वेश्चन, फिर यस डब्ल्यूएच क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन के बारे में आप सबको मैं एक चीज बता दूं कि हिंदी वाक्य जब शुरू होता है तो उसका पहला शब्द होता है क्या। ये हिंदी में पहचान होती है यस नो क्वेश्चन की। वही जो क्या शब्द है जिसको हम लोग क्या, जिसके लिए हम व्हाट लगाते हैं, वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में होता है। और वो हिंदी वाक्य में वाक्य का पहला शब्द नहीं बन करके वाक्य के अंदर का कोई शब्द बनेगा। जैसे वह क्या खाया, वह क्या खाया, तो वह जो पहला शब्द है वाक्य का, उससे अलग हटके अंदर के भाग में एक शब्द आया जिसको जो व्हाट है, जिसके लिए क्या लगा, उसके लिए बात वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन जब कोई वाक्य हिंदी का क्या शब्द से शुरू होगा तो उस वाक्य को यस नो क्वेश्चन में मानेंगे, और उस क्या के बदले में और उस वाक्य को शुरू करने के हेल्पिंग वर्ब लगेगा। टेंस के अलग अलग फॉर्म के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसा कि हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं, तो सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। आई होप इट इज क्लियर। मैं आशा करता हूं कि आप सिंपल पास्ट टेंस को समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, इसको 3 नामों से जाना जाता है। पहला है पास्ट इम्परफेक्ट, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ये पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म है। पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका मैं परिभाषा में हिंदी में बोलूं तो ये कि जब वाक्य के क्रिया द्वारा यह पता चले कि कोई काम बीते समय में लगातार चल रहा था, पता नहीं कब से चल रहा था, कब तक चलता रहेगा ये पता नहीं, सिर्फ ये पता चले कि वाक्य के क्रिया द्वारा ये पता चले कि कोई काम बीते समय में लगातार चल रहा था, तो वाक्य के ऐसे क्रिया को या उस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। अंग्रेजी में कहें तो ऐसे कहेंगे, when the verb of a sentence denotes an action which was going on in past time continuously, which was going on continuously in past time, the verb is
देन द वर्ब इज सेड टू बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे when the verb of a sentence when the verb of a sentence denotes an action which was going on continuously in past time the verb is said to be in past continuous tense। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, when the verb of a sentence denotes an action, जब वाक्य का क्रिया किसी ऐसे काम को दर्शाता है which was going on, जो हो रहा था, going on जो लगातार हो रहा था, यानी going on continuously मतलब लगातार हो रहा था in past time बीते समय में, तो ऐसे वर्ब को the verb is said to be in past continuous tense। जब वाक्य के क्रिया द्वारा पता चले कि कोई काम बीते समय में लगातार चल रहा था तो वाक्य के उस क्रिया को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक you were going there तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज और वेयर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में या हो निगेटिव सेंटेंस हो या यस नो क्वेश्चन या डब्ल्यू क्वेश्चन सब में हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगा जो वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान हिंदी में बनता है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, जो पहचान क्या होता है हिंदी में, पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे लगा रहता है। ये पहचान हिंदी में है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई एक लगा रहता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। एफर्म मतलब स्वीकारना होता है, उसी से बना एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। एफर्म मतलब स्वीकारना, एफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस सब्जेक्ट उसका वाज प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं बता दूं, कह सकते हैं कि इट वाज रेनिंग, you were going। तो ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म।
चौथा फॉर्म, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे इट वॉज रेनिंग है तो इसको हम बना सकते हैं इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग, it was not raining, you were not going, you were not going। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव सेंटेंस का। अब बात करें यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सब मैंने पहले बताया था कि जब कभी भी कोई यस नो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का वो है वाज और वेयर है। तो हम यहाँ शुरू करेंगे वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, इज ए मस्ट, क्वेश्चन मार्क इज ए मस्ट, ये जरूरी है, देना है। जैसे was he running, were they, sorry, one thing more, yes, right, was he running, were they using glasses, were they using glasses, question mark, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वेयर दे यूजिंग ग्लासेस, क्या वे लोग चश्मा का प्रयोग कर रहे थे। वाज ही रनिंग, क्या वो दौड़ रहा था, वाज ही रनिंग, क्या वो दौड़ रहा था, वाज ही रनिंग। वेयर दे यूजिंग ग्लासेस, क्या वे लोग चश्मा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। ये WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हम देख लें यहीं पर। WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले आएगा WH वर्ड, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। WH वर्ड जिसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट। WH वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, इसको MV4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं। वेयर वेर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। व्हाट वेर यू लिसनिंग, तुम क्या सुन रहे थे। हाउ वाज ही रीडिंग इट, वो इसे कैसे पढ़ रहा था। When was he coming, वो कब आ रहा था, etc। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम इसका परिभाषा ऐसे देखते हैं कि जब वाक्य की क्रिया द्वारा पता चले कि कोई काम बीते समय में शुरू हुआ और कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। द वर्क इज डन इन पास्ट टाइम, द वर्क स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम। जब सेंटेंस के वर्ब से पता चले कि कोई काम बीते समय में शुरू भी हुआ, बीते समय में कंप्लीट भी हो गया। जब कभी भी शुरू हुआ कंप्लीट हुआ, मतलब शुरू होने की बात उसमें नहीं होती है, सिर्फ यह है कि वो हो गया, बीते समय में हो गया और पूर्णता हो गया, कंप्लीट हो गया। इट वॉज डन इन पास्ट टाइम। जस्ट इसको ये ध्यान रखना है कि कोई काम बीते समय में कंप्लीट हो गया, वो काम कर लिया गया था बीते समय में, ठीक है। उस काम का कोई भाग प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में कहें तो फिर इस तरह कह सकते हैं कि जब वाक्य के क्रिया द्वारा यह पता चले कि कोई काम बीते समय में शुरू हुआ और कंप्लीट हो गया या बीते समय में कंप्लीट हो गया,
तो वाक्य के उस क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जब कहेंगे तो कहेंगे व्हेन द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डिनोट्स एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, जो कभी पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ लेकिन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। मुख्य रूप से जोर है, स्ट्रेस है इस बात पर कि काम, ये क्रिया जो है बीते समय में कंप्लीट हुआ, इस बात पर मुख्य रूप से जोर है। यही बात इंपॉर्टेंट भी है यहाँ। तो जब लिखते हैं व्हेन द वर्ब ऑफ a sentence denotes an action which started and completed in past time, comma, the verb is said to be in past perfect tense. मैं फिर से बताऊं, when the verb of a sentence denotes an action which started and completed in past time, जब वर्ब के when the verb of a sentence, जब वाक्य का क्रिया denotes an action, किसी काम को दर्शाता हो, which started and completed, जो शुरू भी हुआ और पूरा भी हो गया, in past time, बीते समय में, the verb is said to be, तो उस वर्ब को said to be, उसको कहा जाता है past perfect tense में। एग्जाम्पल, I had eaten a mango. I had eaten a mango. मैंने खा लिया था। अभी एक बात जो ध्यान रखने की है वो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अकेला है, वो है हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इसे पिछला वाले में हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस में, उसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर था, और सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब था वो डिड था। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक है, सिंगल है, वो है हैड। और मेन वर्ब का जो फॉर्म आता है वो आना है वर्ब का तीसरा फॉर्म आना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब का तीसरा फॉर्म, या तो कुछ वर्ब होते हैं जो ईडी पे खत्म होते हैं या टी पे समाप्त होते हैं, या कुछ इस प्रकार से भी ईएन आदि पे समाप्त होते हैं। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया। हिंदी में जो पहचान होती है कि हिंदी पहचान कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा, रहता है, ये हिंदी में पहचान होगा। अब हम इसको अलग अलग सेंटेंसेस में बांट के पढ़ते हैं। एफर्मेटिव सबसे पहले, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस MV4, जिसको MV3, जिसको मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। यू हैड broken the vase, तुमने फूल के गमला को तोड़ दिया था या तोड़ा था या तोड़ दिया था। यहाँ मैंने लिखा चुका था, चुकी थी, चुके थे। एक और पहचान उसका बनता है आ था, ई थी, ए थे, पे भी दो तरह का पहचान बनता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। चुका था, चुकी थी, चुके थे, अतिरिक्त भी और पहचान बनता है, वो है आ था, ई थी, ए थे, या तो फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा भी पहचान बनता है। तो जैसे मैंने यहाँ कहा यू हैड ब्रोकन द वेस, तुमने फूल के गमला को तोड़ दिया था, तुमने फूल के गमला को तोड़ दिया था। यू हैड ब्रोकन द वेस। अगला एग्जाम्पल,
शी हैड गॉन देयर, वो वहाँ जा चुकी थी, वो या वो वहाँ गई थी, वो वहाँ जा चुकी थी, वो या वो वहाँ गई थी। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, मैंने एग्जांपल दे दिया। मैं आगे अब बात करूँ यस नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसकी बात आती है तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, और तब नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और मेन वर्ब का तीसरा ही फॉर्म लगेगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा। मेन वर्ब का तीसरा ही फॉर्म रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम कहते हैं एग्जांपल के तौर पे अनु had not reached there. He had not visited that place. He had not visited that place. वो वहाँ नहीं गया था। अनु had not reached there, वहाँ नहीं पहुंची थी। He had not visited there, वो वहाँ नहीं गया था। अब yes no क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हमेशा की तरह क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड इट ग्रोन वेल, क्या ये अच्छी तरह बढ़ा था? ग्रोन वेल। हैड शी कंप्लीटेड द टास्क, या उसने अपने टास्क को पूरा किया था? क्वेश्चन मार्क। हैड शी कंप्लीटेड द टास्क, क्या उसने टास्क को पूरा किया था? हैड इट ग्रोन वेल, क्या यह अच्छा से बढ़ा था? हैड शी कंप्लीटेड द टास्क, क्या वो अपने सबक को पूरा किया था या सबक को पूरा किया था? अब आता है, अब तो बारी आती है WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम बात करें WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन वर्ड, इसको WH वर्ड भी कह सकते हैं। और उसके बाद हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो WH वर्ड के बाद हैड, और हैड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म V3, जिसको V3 या NV3 कह सकते हैं। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म या V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऐसा भी कह सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम सेंटेंस के तौर पर देखते हैं आगे। when had he passed the exams? When had he passed the exams? Where had they lived? वे लोग कहाँ रहते थे? Where had they lived? वो लोग कहाँ रहते थे? तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पास्ट परफेक्ट टेंस को, जिसका हम लोगों ने हिंदी में पहचान देखा। अंग्रेजी में पहचान की बात होती है तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है और मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है, ये इसकी पहचान होती है, स्ट्रक्चर जो रिकॉग्निशन बनती है इसकी। और हिंदी में मैंने कहा कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या तो एक तरह से पहचान बनती है, आ था, ई थी, ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। और एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट, मेन वर्ब से पहले नॉट, और फिर मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यस नो क्वेश्चन में हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, क्योंकि ये हिंदी वाक्य जो शुरू होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, और क्या शब्द के लिए अंग्रेजी में जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, जिसको MV3 भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
फिर यहाँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैं आगे जो आप सबके सामने जो लेकर चल रहा हूँ वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको क्या कहा जा रहा है? पास्ट परफेक्ट, एक तो पास्ट है, दूसरा ये परफेक्ट भी है, और परफेक्ट में ये कंटिन्यूअस भी रहता है। मतलब ये हुआ कि कोई काम बीते समय में कभी शुरू हुआ होगा बहुत लॉन्ग पास्ट में, बहुत पहले, बीते समय के बहुत पहले में शुरू हुआ होगा, और तब से लगातार लंबे समय से बीते समय में चलता आ रहा था। जो कभी बीते समय में चलता रहा, पता नहीं कब खत्म हुआ नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है इसमें ये किसी पता चलता है कि पास्ट टाइम में कोई क्रिया लंबे समय से चलता आ रहा था और लगातार चल रहा था। कब खत्म होगा उसकी कोई चांस नहीं कि कब खत्म होगा, उसकी कोई इंडिकेशन नहीं। तो ऐसे कहेंगे उसको कि जब वाक्य की क्रिया से यह पता चले कि कोई काम बीते समय में बहुत पहले, बीते समय में लॉन्ग पास्ट में बहुत पहले कभी शुरू हुआ था और तब से लगातार चल रहा था, और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, उसको कोई ठिकाना नहीं, लगातार चलता जा रहा था। तो वाक्य के ऐसे क्रिया को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। और जब अंग्रेजी की बात आती है तो इसमें यह कहेंगे कि जब वाक्य की क्रिया से पता चले, व्हेन द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस denotes an action which was going on continuously for a long time in past time, कोई काम बीते समय में लंबे समय से लगातार चलता आ रहा था, वो भी पास्ट टाइम की बात है, बीते समय की बात है कि लगातार लंबे समय से लगातार चल रहा था, चलता जा रहा था बीते समय में। तो ऐसे वाक्य के ऐसे वर्ब को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। डेफिनेशन, when the verb of a sentence denotes an action which was going on continuously in past time for a long time, the verb is said to be in past perfect continuous past perfect continuous tense। तो अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, I had been listening music for a long time। I had been listening music for a long time। मैं बहुत समय से म्यूजिक सुन रहा था, संगीत सुन रहा था, बहुत लंबे समय से सुन रहा था, मतलब सुनता आ रहा था। कि कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन है फॉर ए लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन जो है वो फॉर ए लॉन्ग टाइम है, काफी समय से चलता आ रहा था। यह इसका नेचर भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेचर भी यही है, इसका स्वभाव यही है। तो अगर हम हिंदी के बात की करें, हिंदी में जो पहचान है, तो हिंदी वाक्य में कैसी पहचान होगी? तो हिंदी वाक्य के क्रियाकंत, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, रहा,
था, ता रहा था, ती रही, रही थी, ते रहे थे, थे, या ता आ रहा था, ता आ रहा था, या ती आ रही थी, या ते आ रहे थे। ये इसके पाचन में ये अंत में लगा रहता है। हाँ, ओके। तो अब सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस बीन, ये डबल डबल हेल्पिंग वर्ब है। हैड और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, सिंस प्लस टाइम, टाइम फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, इन दोनों में से कोई एक रह सकता है, प्लस टाइम। अगर टाइम रहे वाक्य के अंदर तो फॉर या सिंस का यूज होगा। अब यहाँ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जब मैं पढ़ाया था, मैं उसमें बताया था कि फॉर और सिंस में क्या मामला है इसमें। तो इसमें एक है पीरियड ऑफ टाइम और एक डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है और फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि कोई काम कब से शुरू होकर कब तक जाकर के एक समय, एक निर्धारित समय से शुरू होकर के एक निर्धारित समय तक जाकर समाप्त हुआ, उस बीच का जो अंतराल हुआ, एक अवधि हुआ, एक पीरियड या एक ड्यूरेशन हुआ, उस ड्यूरेशन के लिए ना उसके पहले, उस टाइम के पहले फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे 4 घंटे से, 2 दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, 20 सालों से, तो ऐसा कुछ रहेगा तो एक पीरियड हुआ। पीरियड ऑफ टाइम को जब डिनोट करता हो कोई टाइम तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। और जब भी ये पता चले कि कोई काम का जो है, किसी काम का शुरू होने का बिगिनिंग टाइम, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ मालूम हो कि कोई काम कब शुरू हुआ, मान लो कि 7 बजे शुरू हुआ तो 7 बजे से वो काम चलता आ रहा था, तो सिंस 7 o'clock होगा, फॉर नहीं लगेगा वहां। तो सिंस मंडे, सिंस 1950, 1950 से, सिर्फ काम के शुरू होने का टाइम मालूम हो, और जब शुरू हुआ तब से लेकर जो अब तक चलता आया है या जब तक चलता रहा उसमें कितना समय लगा, कितना अंतराल अवधि लगा, कितना ड्यूरेशन या कितना पीरियड लगा, ये पता नहीं हो तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन ये पता चले कि कोई काम कितने देर से चलता रहा, 4 घंटा से चलता रहा, या 2 दिनों से चलता रहा है, या 1 सप्ताह से चल रहा है, या 20 सालों से चल रहा है, ऐसा कुछ पीरियड का पता चले, एक ड्यूरेशन का पता चले, तो उसमें फॉर लगाएंगे। फॉर 2 days, फॉर 6 hours, फॉर 6 days, ऐसा करके वो होता है। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। he had been living here since 1989, since 1988। he had been living here since 1918। तो हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, काम के शुरू होने का साल या वहां से रहना शुरू करने का जो टाइम है वो पता चल रहा है 1980 से 1989 से, इसलिए हम सिंस का प्रयोग किया। सिर्फ काम के शुरू होने का टाइम पता चल रहा है। काम तो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, रहने का काम लंबे समय से चलता आ रहा था, लेकिन चूंकि काम के शुरू होने का टाइम से पता चल रहा था, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सॉरी, he had been। दूसरा है you had been walking for 2 hours, 2 hours। तो had been यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब had और been है, और मेन वर्ब यहाँ पर वर्ब का तीसरा चौथा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म। वॉकिंग जो है वर्ब का चौथा फॉर्म है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर फॉर्म लगा। ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। और ये जो 1989 ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये टाइम है, ये भी टाइम है। तो टाइम, जब टाइम लगेगा तो फॉर या सिंस का प्रयोग होगा। अगर यहाँ से टाइम नहीं लगेगा तो ये भी सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं होगा,
सेंटेंस यही कंप्लीट होगा, चाहे इसके साथ ऑब्जेक्ट रहे कि ना रहे, उससे मतलब नहीं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप, ये रहेगा। They had been reading English since childhood बचपन से। They had been reading English, वो लोग पढ़ते आ रहे थे इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे since childhood, बचपन से, वो बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे थे। We had been following you for 1 week। हम लोग तुम्हारा पीछा 2 हफ्ते से करते आ रहे थे, ऐसा एक वाक्य है। तो हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस के बाद यस नो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है यस नो प्लस, सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस विथ फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क जरूरी है, यस नो क्वेश्चन है इसलिए। उदाहरण के लिए आई हैड आई, यस नो क्वेश्चन है तो हैड आई बीन यूजिंग glasses for 2 years। Had I been using glasses for 2 years, क्या मैं चश्मा 2 सालों से प्रयोग करता आ रहा हूँ, मैं चश्मा 2 सालों से प्रयोग करता आ रहा हूँ। Had the farmer been growing crops for a long time? Had the farmer been growing crops for a long time? तो अब यहाँ बात करते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन की। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड, इसको हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड भी कहते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस
V4 plus object plus since oblique for plus time plus question mark, time plus question mark. Since when had you been working here? Since when had you been working here, हमने देखा तो ये हमारा थोड़ा सा यूनिक लगेगा क्योंकि since से मैंने शुरू किया, since when से शुरू किया, ये एक साथ है since when had you been working here, कि कब से, इसका मतलब था कब से। अब चूंकि उधर टाइम नहीं दिया हुआ है तो वहाँ since तो लगना नहीं है और सवाल पूछा जा रहा है, ये पता करने के लिए कब से वो काम करता आ रहा है या करते रहे हैं या तुम काम करते रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर शुरू में ही आ गया। ऐसा भी बनावट होता है, तो बनावट हमने लिखा WH वर्ड, लेकिन यहाँ since when शुरू में आ गया, तो ये थोड़ा सा होता है। कहा जाता है कि नियमों में अपवाद होते हैं, तो आप इसको अपवाद समझ लें, अपवाद मानते हुए इसको आगे बढ़ें। तो ये हुआ। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। हाउ हैड ही बीन वर्किंग, हाउ हैड ही बीन वर्किंग। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर फॉर और सिंस लगना ही चाहिए और टाइम लगना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उसके बिना भी या फिर ऑब्जेक्ट लगना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेन भर तक सेंटेंस पहुंच गया है तो ये सेंस पूरा करता है, तो सेंटेंस पूरा हो गया। क्वेश्चन मार्क लगे, ये तो अब पूरा हो गया। तो अब तक हमने पास्ट टेंस के चारों फॉर्म को मैंने डिस्कस किया। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने चारों फॉर्म को, पास्ट से चारों फॉर्म को डिस्कस किया है मैंने। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छा से इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कोई डाउट है कुछ भी, तो रुक करके तो अभी पीछे करके फिर देख लेंगे, तो आगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कोई क्लैरिटी में कोई कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में बात लेके मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने का। आई डोंट से दैट आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं फिर भी मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक लग रहा हो। मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, वो है फ्यूचर टेंस। Yeah. So now I start future tense. तो फ्यूचर टेंस के चार अलग अलग भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस के चार अलग अलग भेद होते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस। याद रहे, सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हिंदी में बताऊं कि जब वाक्य की क्रिया द्वारा ये पता चले कि कोई काम आने वाले समय में होगा। कब होगा? आने वाले समय में, और अनिश्चित रूप से होगा। पता नहीं, जब शुरू होगा तो लगातार चलता रहेगा, या शुरू होगा तो कंप्लीट भी हो ही जाएगा, या फिर शुरू होगा तो लंबे समय तक चलता रहेगा, ऐसा कुछ पता नहीं चलता हो। तो वाक्य के क्रिया से जब पता चले कि कोई काम आने वाले समय में होगा, तो वाक्य के ऐसे क्रिया को सिंपल फ्यूचर टेंस में कहते हैं। तो मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूँ। When the verb of a sentence denotes an action which will take place in future time in an indefinite manner,
is comma the verb is said to be in simple future case. When the verb of a sentence denotes an action which will take place in future time in an indefinite manner, the verb is said to be in simple future tense. जब कभी वाक्य के verb से पता चले कि कोई काम आने वाले समय में होगा और इंडेफिनिट मैनर में होगा, ठीक है। मैंने जो बताया कि जब शुरू होगा तो लगातार चलेगा कि नहीं ये पता नहीं, शुरू होगा और कंप्लीट भी हो जाएगा ये भी पता नहीं, और जब शुरू होगा चलता रहेगा पता नहीं कब तक चलता रहेगा कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ ये कि होगा, कभी भी कोई काम होगा, फ्यूचर में होगा और इंडेफिनिट मैनर में होगा, अनिश्चित रूप से होगा। तो ऐसे वर्ब को सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। यू विल रन, तुम दौड़ोगे। तो हिंदी में जो पहचान बन रहा है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पहचान जो हिंदी में बनता है वो क्या है? पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है। ये इसकी पहचान है हिंदी में कि हिंदी वाक्य क्रिया में क्रिया के अंत में गा गे गी में से, जैसे वो जाएगा, मैं पढ़ूंगा, वे लोग खेलेंगे, सब अंत हो रहा है गा गे गी पे समाप्त हो रहा है, और गा गे गी के बाद कुछ ऐसा लगता नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, बनावट की, कि सिंपल, इसको चार भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के पास विल या शैल आएगा, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात मैं बताता चलूँ आप सबको, ऑब्जेक्ट है ओबीजे। मैं एक बात बताता चलूँ, सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई और वी इसके साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे आई शैल रीड दिस, मैं इसे पढ़ूंगा। तो शैल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, एक है शैल और दूसरा है विल। वी के साथ वी शैल, आई और वी के साथ शैल लगता है, वी शैल विन, हम सब जीतेंगे, वी शैल विन। और वर्ब का पहला फॉर्म हमने देखा कि वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये। अगर यू लगेगा, कोई और दूसरा वर्ब लगेगा तो उसके साथ विल लगेगा। मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे ये हटा करके मैं यहाँ दूसरा कोई सेंटेंस डाल दूँ, अगर दूसरा सेंटेंस डाल दूँ जैसे कि ही विल, इसके साथ विल लगे, ही विल विन, वो जीतेगा। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब का पहला फॉर्म। याद रखना है कि मेन वर्ब का पहला फॉर्म जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, जो आरंभिक फॉर्म है वर्ब का, वो लगेगा। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग बात करें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल या शैल आएगा, प्लस नॉट और प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब जैसे ही विल नॉट डिनाई, वो इनकार नहीं करेगा। विल हेल्पिंग वर्ब है और नॉट तो एडवर्ब है, विल नॉट। और डिनाई मेन वर्ब का पहला फॉर्म, डिनाई मतलब इनकार करना, ही विल नॉट डिनाई। यू विल कम, यू विल नॉट कम, तुम नहीं आओगे। तो विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है और यह मेन वर्ब का पहला फॉर्म है, ये हमने देखा। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगेगा, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो विल लगा है, यू है तो विल लगा। अगर यहाँ पर आई होता, आई शैल होता, यू की जगह वी होता तो वी शैल होता। अब आगे यस नो क्वेश्चन की बात कर लें। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है वही है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, विल है या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे शैल, शैल वी स्टे, शैल वी स्टे दिए, दिए क्या हम लोग वहां ठहरेंगे, शैल वी स्टे दियर। विल यू पास, विल यू पास द टेस्ट, विल यू पास द टेस्ट, क्या तुम टेस्ट पास कर जाओगे, विल यू पास द टेस्ट। तो अब तक हम लोगों ने देखा यस नो क्वेश्चन तक हुआ ये। अब एक और इसका है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस का वो है कि डब्ल्यू एच वर्ड, जिसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी कर सकते हैं, प्लस विल ऑब्लिक शैल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन विल यू ब्रिंग, व्हेन विल यू ब्रिंग फ्लावर्स, when will you bring flowers, how shall we do this, how shall we do this, हम लोग इसे कैसे करेंगे। तो होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस के चारों भेद अलग अलग कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो परिभाषा हम हिंदी में देखते हैं वो ये है कि जब वाक्य के क्रिया द्वारा पता चले कि कोई काम आने वाले समय में लगातार चल रहा होगा, लंबे समय नहीं, जब वाक्य की क्रिया से पता चले कि कोई काम आने वाले समय में लगातार चल रहा होगा, तो ऐसे क्रिया को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे, जिसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, व्हेन द वर्ब ऑफ a sentence denotes an action which will be going on continuously in future time. The verb is said to be in future continuous
tense, future continuous tense. When the verb of a sentence, जब सेंटेंस का क्रिया, the verb denotes an action, किसी काम को दर्शाता, which will be going on, जो होता रहेगा continuously, जो लगातार हो रहा होगा, लगातार हो रहा, continuously हो रहा होगा लगातार, in future time, बीते समय, आने वाले समय में. The verb is said to be, तो वर्ब को, ऐसे वर्ब को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे. एग्जाम्पल, I shall be irrigating flowers. Irrigating या watering भी कह सकते हैं, watering flowers. watering मतलब पानी पटाना. I shall be irrigating flowers, मैं फूलों को पानी पटाता रहूंगा. लगातार ये क्रिया चल रहा होगा, तो शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और बी भी हेल्पिंग वर्ब है. दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ, शैल और बी. अब मेन वर्ब का ये कैमा फॉर्म है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये तो पहचान. अब इसके पहचान जो है हिंदी में, पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, होगा, रही होगी, रहे होगे, लगा रहता है. ये तो हिंदी वाक्य के क्रियाकरण में लगा रहता है. अब यहाँ सबसे पहले एफर्मेटिव की बात करें. एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी. दूसरा हेल्पिंग वर्ब है. एक हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से कोई एक रहेगा, दूसरा बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका स्ट्रक्चर हुआ. You will be going to Delhi. तुम दिल्ली जाते रहोगे. You will be going to Delhi. तुम लोग या तुम दिल्ली जाते रहोगे. ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लें. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. मैं एक बात बता दूं कि अगर सेंटेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट लगना हो तो दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा. ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इधर में एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दोनों के बीच में नॉट लगेगा. जब दो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा. किसी में तीन हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले के बाद ही नॉट लगेगा. ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है. तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जैसे दे विल नॉट बी यूजिंग ग्लासेस. दे विल नॉट बी यूजिंग ग्लासेस. तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. ये है WH यस नो क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में आ जाएगा. हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसी से शुरू होता है यस नो क्वेश्चन. तो हेल्पिंग वर्ब इसका है शैल या विल, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट. और इसके बाद जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब आता है बी, जो बी इसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो बी आ जाएगा. और बी के बाद मेन वर्ब का जो चौथा फॉर्म है, जो जिसको वर्ब 4 भी कहते हैं, V4 भी कहते हैं. और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे. उसके बाद क्वेश्चन का निशान दे देंगे. क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का निशान जरूरी है, क्वेश्चन मार्क जरूरी है. जैसे शैल बी ब्रिंगिंग, shall we be bringing good
fortune, shall be bringing good fortune. फॉर्चून धन को भी कहते हैं। गुड फॉर्चून मतलब अच्छे अमाउंट में धन दौलत। गुड फॉर्चून से मतलब अच्छी अमाउंट में, अच्छी मात्रा में धन दौलत। तो क्या हम लोग लाते रहेंगे? क्या हम लोग लाते रहेंगे अच्छी मात्रा में धन दौलत? ये मतलब हुआ। अब एक स्ट्रक्चर और बनना है, वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर बनना है वो सबसे पहले व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट, शैल ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस बी। अब बी लगना जरूरी। दूसरा जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये पहला हेल्पिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, तब उसके बाद बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन का हिसाब। जैसे व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या करते रहोगे। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब अगला इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका परिभाषा इस तरह से बनेगा कि जब वाक्य के क्रिया द्वारा यह पता चले कि कोई काम आने वाले समय में शुरू भी होगा और कंप्लीट भी होगा, स्टार्ट भी होगा और कंप्लीट भी होगा। जब वाक्य की क्रिया द्वारा पता चले कि कोई काम आने वाले समय में आरंभ भी होगा और समाप्त भी होगा, तो वाक्य के ऐसे वर्ब को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन the verb of when the verb of a sentence denotes an action which will start and complete in future time. The verb is said to be in future perfect tense। मैं फिर से बता दूं इसको, when the verb of a sentence denotes an action, या sentence लिखा मैंने तो आप लोग ठीक है, sentence denotes an action which will start and complete in future time। कि कोई काम जब आने वाले समय में शुरू हो, जब वाक्य की क्रिया द्वारा पता चले कि काम आने वाले समय में शुरू भी हो और पूरा भी हो जाए, तो वाक्य के ऐसे क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल हैव डन दिस, मैं इसे कम कर लिया होऊंगा, पूरा कर, सॉरी आई शैल हैव डन दिस, मैं इसे पूरा कर लिया होऊंगा। तो पहचान जो बनेगा हिंदी में, कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी
होगी या चुके होगे, होगे चुके होगे लगा रहता है, लगा रहता है। तो अब सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस इसमें सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, we shall, sorry, one thing is left here, एक छूट है। सब्जेक्ट प्लस shall प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो we shall have supported him, we shall have supported him। हम सब लोग उसे मदद कर चुके होंगे, सपोर्ट कर चुके होंगे। अब इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस shall ऑब्लिक will प्लस not प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम वीडियो फंक्शन चल रहा कस्टम करना he will have noticed this, he will have noticed this, वो ये इस बात को ध्यान दिया होगा, इस बात का ध्यान दिया होगा। he will have noticed this। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो और यहाँ पर नेगेटिव है कि सॉरी यहाँ पे नॉट लगे, have not noticed this। तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल आएगा तब नॉट, अब तब हैव आएगा तब V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जब सेंटेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगेगा, तब दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे यहाँ हैव है तो हैव दिया तब भी V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ he will have not noticed, he will not have, पहला हेल्पिंग वर्ब यहाँ है he will not have noticed this, he will not have noticed this, ऐसा ये सही है। अब यहाँ आगे है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, तो यस नो क्वेश्चन का जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर आएगा वो सबसे पहले आएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला हेल्पिंग यहाँ विल या शैल में से कोई एक रहेगा, दूसरा हेल्पिंग यहाँ हैव है, HAV है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो एग्जांपल यहाँ पर will you play, will you have played क्रिकेट। इसका मतलब है क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे। तो यस नो क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है क्या शब्द से शुरू होता है, तो क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, तो WH वर्ड प्लस will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। when will
will you have come? When will you have come? When will you have come? तुम कब आ चुके होगे? When will you have come? तो ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट जो बचता है वो है, एक जो लास्ट बच रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी परिभाषा हिंदी में यह है कि जब वाक्य की क्रिया द्वारा पता चले कि कोई काम आने वाले समय में लगातार और लंबे समय तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा, तो वाक्य के ऐसे वर्ब को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। तो एग्जांपल इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस denotes an action which will start and will be going on and will be going on continuously in future time, comma, the verb is said to be in future perfect continuous tense, future perfect continuous tense। When the verb of a sentence, जब सेंटेंस की क्रिया denotes an action, किसी काम को दर्शाता हो, which will start, जो शुरू होगा, and will be going on, और चलता रहेगा, continuously, लगातार। जब फ्यूचर में शुरू होगा कोई क्रिया और लगातार चल रहा होगा, in future time, लगातार चल रहा होगा, will be going on continuously in future time for a long time। यहाँ पर एक चीज जोड़ना होगा, for a long time, लंबे समय से, ये जोड़ना होगा। फ्यूचर टाइम कि कोई काम फ्यूचर में लगातार लंबे समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम चलता रहेगा, तब जाके उस वर्ब को द वर्ब इज सेड टू बी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एग्जांपल, आई शैल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक। और एक बात याद रहे कि इसमें टाइम नहीं देंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने टाइम दिया और उस टाइम से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग किया, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने टाइम दिया लास्ट में और टाइम के पहले फॉर या सिंस का प्रयोग हुआ। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो होने वाला है वो फ्यूचर तो हमने देखा नहीं कि कब होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा। ये सिर्फ मेरा सपोजिशन है, ये जस्ट इमेजिनेशन है हमारी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये जस्ट हम कल्पना कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में जितनी बातें कही जाती है, नथिंग इज डेफिनेट टू बी डन, ये निश्चित नहीं है, इट्स नॉट सर्टेन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन और नॉट, नोबडी कैन से फॉर श्योर। तो कोई आदमी निश्चित रूप से नहीं कहेगा ये काम होने वाला है कि नहीं होने वाला, इसलिए हम टाइम नहीं लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगाया है या फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगाया है टाइम को, ऐसे नहीं लगाएंगे आप। अब ये पहचान जो आएगा हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे
या ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होगे लगा रहता है, लगा रहता। दो तरह का पैटर्न लगा रहता। एक तो है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होगे, या दूसरा है ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी और ते आ रहे होंगे। ये सब पैटर्न हिंदी में होता है। अब अगर इसके एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बनेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। इस सेंटेंस में ना कई हेल्पिंग वर्ब होने वाले हैं। शैल, विल या शैल प्लस हैव, हैव ये पहला हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस बीन प्लस V3, V3 प्लस ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शैल या विल में से कोई एक रहेगा, दूसरा हैव रहेगा, तीसरा बीन, और तब जाके मेन V4, सॉरी यहाँ पर V4 होगा, ING फॉर्म में लगेगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, I shall have been teaching English. I shall have been teaching English. तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब आया shall, दूसरा आया have, तीसरा आया be। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म जो ING फॉर्म, जिसको बीइंग वर्ब भी कहते हैं। हाँ, जिसको बीइंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको V4 या बीइंग फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि विल या शैल जो पहला हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नेगेटिव में नॉट लगेगा प्लस हैव, तब बीन लगेगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ I shall not have been, I shall not have been, I shall not have been पहला हेल्पिंग वर्ब है, के बाद नॉट आया, तब हैव बीन, दोनों हेल्पिंग वर्ब है। अब भाग का चौथा फॉर्म जो है वो बीन, टीचिंग इंग्लिश। सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, नेगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लास्ट में। अब यहाँ बात आ रही है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, तो यस नो क्वेश्चन हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। शैल और विल इसका हेल्पिंग वर्ब है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, विल यू हैव बीन रनिंग अ रेस। क्या तुम लोग एक दौड़ते रहोगे, एक रेस दौड़ते रहोगे। अब WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में WH वर्ड आएगा, WH वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल, who will have been running a race। Who will have been running a race? Who will have been running a race? कौन इस रेस को दौड़ता हुआ रहेगा। तो ये फ्यूचर के भी चारों फॉर्म कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं
हमेशा इम्प्रूव करने का प्रयास करता रहूँगा। सॉरी इस बात के लिए कि मैं लंबे दिनों के बाद लंबे समय के बाद एक वीडियो बनाया हूँ लेकिन मैं अब प्रयासरत रहूँगा। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के चलते मैं नहीं बना पा रहा था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।